हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में एक के बाद एक नए टॉपिक की हम चर्चा करते आ रहे हैं। आज भी एक नए टॉपिक के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। जी हाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत देश के संविधान में इमरजेंसी के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, इसकी चर्चा यह वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस पार्ट में हम राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करने वाले हैं। दूसरे पार्ट में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में। ओके, जो यह कल आपको मिलने वाला है, लेकिन यह पहले पार्ट में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करें। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध शामिल है, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 शामिल है। दोस्तों, आपातकालीन उपबंध जिसका प्रावधान संविधान के भाग 18 में किया गया है, रिलेटेड अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 से लेकर 360। ओके, और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जाता है, इस आपात को राष्ट्रीय आपात कहे जाने का प्रचलन है। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 का शीर्षक आपात की उद्घोषणा है। दोस्तों, हम ऐसे ही बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, लेकिन हमारे संविधान में यह शब्दावली का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बजाय दोस्तों आपात की उद्घोषणा यह शब्दावली का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपात जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया जाता है, इस आपात को राष्ट्रीय आपात कहे जाने का प्रचलन है। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है और संविधान में अनुच्छेद 352 का शीर्षक आपात की उद्घोषणा है, यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करते हैं। और यहाँ तीन शब्द हमें याद रख लेने हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। यह तीनों दोस्तों ऐसे संजोग है जिस पर हमारे राष्ट्रपति एक्शन लेते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352। ओके, और अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में घोषित किया जाने वाला आपात प्रचलित भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे राज्य आपात भी कह दिया जाता है। और अनुच्छेद 356 में आपात या आपातकाल जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 356 में भी आपात या आपातकाल जैसी शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन भी इसे कह सकते हैं और राज्यपाल शासन भी कह सकते हैं। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दोस्तों ऐसी दशा में राष्ट्रपति यहाँ राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लागू कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में घोषित किया जाने वाला आपात प्रचलित भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे राज्य आपात भी कह दिया जाता है। और अनुच्छेद 356 में आपात या आपातकाल जैसी किसी शब्द का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किए जाने वाले वित्तीय आपात का संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख के संकट में पहुंचने से है।
इसे संविधान में वित्तीय आपात ही कहा गया है। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। चाहे पूरे भारत देश में भी यह आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और भारत देश के किसी एक प्रदेश में भी यह वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किए जाने वाले वित्तीय आपात का संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख के संकट में पहुंचने से है। इसे संविधान में वित्तीय आपात ही कहा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हमारे देश के राष्ट्रपति युद्ध की परिस्थिति में, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो यहां सही आंसर है उपर्युक्त सभी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल यानी कि किसी राज्य में राज्यपाल शासन और वित्तीय आपातकाल, यह तीनों की घोषणा हमारे देश के राष्ट्रपति ही करते हैं। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन अवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार की, कितने 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। ऐसा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था, जिसका सही आंसर था कि हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है, यानी कि कभी नहीं वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है हमारे भारत देश में। तो सही आंसर बनता था कभी नहीं। और अब दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित विभिन्न उपबंध कुछ शीर्षकों के अंतर्गत समझे जा सकते हैं। तो पहला हमारा टाइटल है आपात की उद्घोषणा के आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल को समझते हैं। क्या आपात की उद्घोषणा के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को समझते हैं। तो वर्तमान में अनुच्छेद 352(1) के तहत आपात की उद्घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। और यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ मंत्री परिषद की संतुष्टि से है। क्या वर्तमान में अनुच्छेद 352(1) के तहत आपात की उद्घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ मंत्री परिषद की संतुष्टि से है, यानी कि मंत्री परिषद यदि लिखित रूप में राष्ट्रपति को यह प्रस्ताव भेजती है कि इमरजेंसी लगाओ, तो ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए आंसर बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ता, वैसी ही बनी रहती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो 3 परिस्थिति मैंने आपको बताई। एक तो युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। ऐसी 3 परिस्थितियों में दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, बाद में कौन सा आंसर आएगा हम गैस करते हैं। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है। आगे बढ़े, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे, उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि मंत्री परिषद द्वारा लिखित निर्णय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति नेशनल लेवल की इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। ओके, तो सही आंसर है ऑप्शन सी।
और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्दावली को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, उनके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड कर दिया गया है। चलिए आंसर बताइए कि 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो 3 शब्द आपने अच्छी तरह याद रख लिए हैं। एक तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया है, उनके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। तो यह बिल्कुल सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक अशांति शब्द था, उनके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जो प्रक्रिया है वो आप अब समझो कि अनुच्छेद 352(3) में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा यह विनिश्चय उसे लिखित रूप में न भेजा गया हो। मैंने आपको अगले एक एमसीक्यू क्वेश्चन में यह बात बता दी, ओके, कि अनुच्छेद 352(3) में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कोई उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा यह विनिश्चय उसे लिखित रूप में न भेजा गया हो। और यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी विशेष भाग के संबंध में कर सकता है। क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी विशेष भाग के संबंध में कर सकता है? और दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुमोदन तथा अवधि की बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो किसका अनुमोदन मिलना चाहिए? कब तक यह राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा? देखो, ऐसी उद्घोषणा सिर्फ 1 महीने तक संसद के अनुमोदन के बिना लागू रह सकती है। क्या दोस्तों, संसद के अनुमोदन के बिना इमरजेंसी सिर्फ 1 माह तक लागू रह सकती है। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और संसद से अनुमोदन नहीं लिया है तो 1 माह तक के लिए यह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक लागू रहती है। क्या राष्ट्रपति ने यदि दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तो आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है और संसद जितनी बार चाहे उतनी बार संकल्प पारित कर आपात की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। संसद को दोस्तों यह पावर दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तो 6 माह की अवधि में एक बार संकल्प प्रस्ताव पारित करके आगे के 6 महीनों की अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। और यदि 6 माह की अवधि पूरी होने से पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाए तथा राज्यसभा आपातकाल को 6 माह के लिए और बढ़ाने का संकल्प पारित कर दे तो नई लोकसभा के पुनर्गठन तक आपात की उद्घोषणा लागू रहेगी। यदि नई लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने का संकल्प पारित कर देती है तो ठीक, नहीं तो 30 दिन पूरे होते ही उद्घोषणा अपने आप समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यहाँ एक बात समझाई गई है कि यदि 6 माह तक के लिए आपातकाल बढ़ाया गया है उस वक्त लोकसभा का दोस्तों क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यह राष्ट्रीय आपातकाल पर, तो यदि 6 माह की अवधि पूरी होने से पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाए तथा राज्यसभा आपातकाल को 6 माह के लिए और बढ़ाने का संकल्प पारित कर दे तो नई लोकसभा के पुनर्गठन तक आपात की उद्घोषणा लागू रहेगी। यदि नई लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने का संकल्प पारित कर देती है तो ठीक, नहीं तो 30 दिन पूरे होते ही उद्घोषणा अपने आप समाप्त हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण
की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। कितने माह के भीतर दोस्तों? 1 माह के भीतर अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा दोस्तों कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आपातकाल है, नहीं कि राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में यदि राज्यपाल शासन लागू होता है तो अधिकतम समय सीमा होती है 3 साल, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो दोस्तों कितने माह के भीतर? 1 माह के अंदर संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। सही आंसर है 1 माह। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति कैसे की जा सकती है? देखो, राष्ट्रपति जब चाहे आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है। कौन? हमारे देश के राष्ट्रपति जब चाहे आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से मूल उद्घोषणा या उसके काल विस्तार की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो निर्धारित तिथि को वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की जो समयावधि है वो बढ़ानी है तो यहाँ संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से यह दोस्तों एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। एक बार फिर से देखो कि राष्ट्रपति जब चाहे आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है यदि दोनों सदनों के विशेष बहुमत से मूल उद्घोषणा या उसके काल विस्तार की उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो निर्धारित तिथि को वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा या उसकी अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना होगा। और लोकसभा में ऐसा संकल्प प्रस्ताव करने के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/2 सदस्यों को इस आशय की सूचना अपने हस्ताक्षरों सहित लिखित रूप में लोकसभा अध्यक्ष, और यदि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति को देनी होती है। एक बार फिर से देखो कि यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा या उसकी अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना होगा। लोकसभा में ऐसा संकल्प प्रस्ताव पारित करने के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/2 सदस्यों को इस आशय की सूचना अपने हस्ताक्षरों सहित लिखित रूप में लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। और आपात उद्घोषणा के प्रभाव क्या? आपात उद्घोषणा के दौरान दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उन पर क्या असर पड़ता है, ऐसे विभिन्न प्रभावों की बात करें तो आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। क्या? आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। और यदि आपात की उद्घोषणा पूरे भारत के लिए न होकर किसी क्षेत्र विशेष या कुछ राज्यों तक सीमित हो तो भी केंद्र सरकार उन राज्यों के अलावा अन्य राज्य सरकारों को शासन संबंधी निर्देश दे सकती है। आपात की उद्घोषणा के बारे में दोस्तों जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। यदि आपात की उद्घोषणा पूरे भारत के लिए न होकर किसी क्षेत्र विशेष या कुछ राज्यों तक सीमित हो तो भी केंद्र सरकार उन राज्यों के अलावा अन्य राज्य सरकारों को शासन संबंधी निर्देश दे सकती है। और अनुच्छेद 353 क के अनुसार आपात की घोषणा के साथ ही संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने के बाद तक दोस्तों प्रभावी रहते हैं। क्या? आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, ऐसे मामले में दोस्तों संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर यदि कोई कानून पारित किया जाता है तो आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद तक यह कानून प्रभावी रहता है। और यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष जितनी बार चाहे
उतनी बार बढ़ा सकती है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तो लोकसभा का कार्यकाल संसद एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ा सकती है और ऐसे जब चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है। देखो, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष और जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकती है। और अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए आपात की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। क्या दोस्तों, 6 मूल अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के द्वारा यह निलंबित हो जाते हैं और अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहेंगे। याद रखिएगा, अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए आपात की उद्घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 मूल अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा के दौरान यह आदेश घोषित कर सकता है कि भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराने का अधिकार निलंबित रहेगा। क्या दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात की उद्घोषणा के दौरान यह आदेश घोषित कर सकता है कि भाग 3 में शामिल कौन से मूल अधिकारों को न्यायालयों से प्रवर्तित कराने का अधिकार निलंबित रहेगा। और 44वें संशोधन 1978 में तय किया गया है कि अनुच्छेद 359 के तहत जारी आदेश से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों याद रख लो कि यदि हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तब भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्राप्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते और यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में तय किया गया है। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा गया था। यह क्वेश्चन कैसा था कि कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, जिसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 में है। क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है और यह अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, अभी तक की गई आपात उद्घोषणाओं की बात करें तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल हमारे भारत देश में 3 बार उद्घोषित किया गया है, यानी कि घोषणा की गई है। तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया, मतलब 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर देने के कारण दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपात की घोषणा की गई थी। तो यह पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। और आपात की दूसरी उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। कब? दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। और आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। क्या? आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के कारण 1975 में की गई थी। ओके, चलिए अब मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? चारों कथन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी। आगे पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी 1975 में।
प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी? नहीं, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी। तो सही आंसर बनता था ऑप्शन डी। और प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारे भारत देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया तब हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों यदि कोई गलती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, सही आंसर है ऑप्शन बी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल, बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1971 में, तब हमारे देश के राष्ट्रपति थे वी गिरी। सही आंसर है ऑप्शन सी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? तो 1975 में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने यह तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हमारे देश के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। और बाद में यह 44वें संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया आंतरिक अशांति के बदले। ओके, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को चीन द्वारा हमारे अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण करने के कारण 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। और देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? दोस्तों 1971 में, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। और राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? तो राष्ट्रपति ने तीसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा की थी 25 जून 1975 को, यानी कि 25 जून 1975। ओके, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर सिर्फ एक बार। कितनी बार? आंतरिक अशांति के कारण सिर्फ एक बार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। और कब की गई? मैंने आपको बताया 1975 में। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने अब तक 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे दूसरे पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम राज्यपाल शासन और वित्तीय आपातकाल की बात करने वाले हैं, यानी कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 की बात करने वाले हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखना मत भूलिएगा। दूसरे पार्ट में मिलेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।